तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग 7.2 एक्सरसाइज करेंगे, बट उससे पहले मैं एक आध क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.1 का करा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ले लेता हूँ 7.1 का। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट दे रखे हैं आपको 2, -3 एंड एक और पॉइंट दे रखा है q और उसके कोऑर्डिनेट्स है 10, y। आपको इसमें बोला हुआ है कि y की वैल्यू फाइंड करो सच दैट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज डिस्टेंस PQ, वो आपको दे रखा है 10 यूनिट्स। आपने एक चीज तो सीखी हुई है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला ये जो P से Q का डिस्टेंस है वो क्या होएगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि दो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस हम उनके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। मान लो ये x1 है, ये y1 है, दिस इज x2, दिस इज y2। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करो PQ, जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स है इस बार वो दे रखा है आपको, तो यहाँ पे 10 पुट कर दो। x2 की जगह x2 पुट करो, दैट इज 10 माइनस x1 इतना है आपका 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह y, क्योंकि y2 की जगह y है, इसी की वैल्यू निकालनी है आपको, माइनस y1 की जगह -3 होल स्क्वायर। अब ये -3 और माइनस प्लस बन जाएंगे, और ये 10 - 2 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब ये बन गया y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ये कितना है 10 है। तो ना मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 64 प्लस, अब ये जो है स्क्वायर रूट उधर चला गया, या तो इसको स्क्वायर रूट होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर जब लगेगा तो ये 100 हो जाएगा। रही बात इसकी, y+3 होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा। तो ये आपकी इसको जब आप बनाओगे ना, ये इक्वल्स टू 100 है, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो 64 प्लस 9 ये होता है आपका 73, ये 100 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 73 माइनस 100 कितना होता है आपका -27 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर लो। y स्क्वायर, अब देखो 27 है, 27 होता है 9 3 तो 9 प्लस में ले लो, इसको -3y कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आपने पढ़ाई हुआ है, मिडिल टर्म स्प्लिट सीखा हुआ है आपने। तो ये 9 - 3y -27 इज इक्वल्स टू 0, तो ये बन रहा है y प्लस 9 -3 यहाँ से y प्लस 9, तो ये बन रहा है y प्लस 9 y -3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो y की वैल्यू 2 निकल रही है, एक तो y+9 को इक्वेट करोगे तो -1, y-3 को इक्वेट करोगे 0 से तो y इज इक्वल्स टू 3। तो दो वैल्यूज आ गई आपके पास, तो आप लिख दोगे हेंस द वैल्यू ऑफ y कैन बी, दिस कैन बी -9 और 3। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 में जो मेजर कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है वो है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब बात आती है सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। देखो अभी आपने दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे मान लो कि कोई भी एक लाइन है, या कोई भी मतलब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक ये एक लाइन है। अब इस लाइन पे ये कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। अब क्या होता है कि अगर मैं कहता हूं कि ये कोऑर्डिनेट है, मतलब एक ऐसे कोऑर्डिनेट का पता लगाओ जो इस लाइन के बीच में आएगा, कहीं ना कहीं कहीं पे भी आ सकता है, इन दोनों लाइन के बीच में कहीं पे भी आ सकता है, और आपको गिवन क्या हो, रेशोज गिवन। मान लो ये दे दिया आपका m1 m2। अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि यार आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स है, मान लो ये लाइन है p q, इसको m मान लो, आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट which divides the line segment PQ in m1:m2 रेशो। इसकी जगह 2:3, 5:4 कुछ भी दे सकते हैं। समझ रहे हो क्वेश्चन, समझना।
आपको एक ऐसा कोऑर्डिनेट पता लगाना है जो इस लाइन को इस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमेशा ध्यान रखना, ये जो एक्स वाई है ना, इनको ये जो एंड पॉइंट्स होंगे ना, हमेशा जिसके बीच का आपको पता लगाना है, उन्हें तो x1 y1 x2 y2 लेना और बीच वाले को xy। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, देख लो यहाँ पे इसकी वैल्यू सीधी सीधी है, देखो तरीका देखना निकालने का। x की वैल्यू निकलेगी, देखो यहाँ का जो रेशो है ना m1 लेते हैं और m1 के साथ x2 का यूज होगा। अगर आप इस साइड का रेशो ले रहे हो ना, कोऑर्डिनेट इस साइड वाला यूज होगा। फिर इस साइड का रेशो लेते हो तो कोऑर्डिनेट इस साइड का x यूज होगा। तो क्या बनेगा, m1 इंटू x2 प्लस यहां से लिया है ना आपने m2, m2 के साथ x1 मल्टीप्लाई होगा, m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रखना ये किस कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, आप देखो जब y यूज कर रहे हैं ना, तो x1 x2 की जगह आप y1 y2 लोगे। तो तरीका वही है, m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन नीचे सेम रहने वाला है m1 प्लस m2। तो आप ये कह सकते हो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए ना आपके, यानी कि m के कोऑर्डिनेट्स वो हो गए ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। ये सॉल्व होके जो भी आ जाएगा आपको एक कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल जाएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला। चलिए अब इसी चीज को हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 6 है आपकी बुक का। एग्जाम्पल 6 को सब रीड करो, दैट इज ऑन पेज नंबर 164 एनसीईआरटी। एग्जाम्पल 6 में लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन से, 4, -3 एंड 8, 5। मतलब ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हुए पॉइंट्स हैं। एक है 4, -3, दूसरा है 8, 5। नेमिंग मैं अपने आप कर सकता हूँ, ठीक है। आपको निकालना है कोऑर्डिनेट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट होगा x, y, जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा किस रेशो में, 3:1 इंटरनली। अब बात आती है इंटरनली का मतलब क्या है। देखो इंटरनली का मतलब ये होता है, ये जो सी पॉइंट है ना, ये लाइन सेगमेंट के अंदर होगा, और एक्सटर्नली का मतलब ये सी पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड। तो इंटरनली और एक्सटर्नली में पता है क्या फर्क आएगा, देखो इन केस ऑफ इंटरनली डिवीजन, आपका जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, वही बिल्कुल चलेगा फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है इसका केस इंटरनली का। अगर एक्सटर्नल का केस आ जाता है, इन केस ऑफ एक्सटर्नल, जो कि रेयरली आता है, आएगा नहीं जहां तक है, बस आपको एक चेंज करना है, यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे प्लस साइन है ना, इन दोनों को माइनस लिख देना है। m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट आएगा m1y2 माइनस m2y1। यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे भी इसको माइनस कर देना भाई, ये भी माइनस होगा, m1 माइनस m2, और ये भी आपका m1 माइनस m2। अगर एक्सटर्नली का केस आएगा, जो कि आपकी बुक में है नहीं, आपको सिर्फ इंटरनली पूछा जाएगा। फिर से डिफरेंस बता देता हूँ, इंटरनली का मतलब ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है, ये ए बी के बीच में है कहीं, और एक्सटर्नली मतलब ये बाहर कहीं होगा, ठीक है। अब हमें तो सीधा सीधा ये निकालने कोऑर्डिनेट्स, तो आप इसको बहुत सिंपल वे में कर सकते हो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट, पहले सेक्शन फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका सी पॉइंट ले लेता हूँ। सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस
m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब एक चीज का जरूर ध्यान रखना, आप अगर इसको m1 ले रहे हो और इसको m2 ले रहे हो ना, तो ध्यान रखना इसी को x1 लेना, इसको y1 लेना, इसको x2, इसको y2, और ये xy तो है ही जो आपको निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले में पुट करके। अब देखो m1 कितना है 3, 3 में मल्टीप्लाई होगा ये वाला कोऑर्डिनेट x का 8, प्लस m2 है आपका 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 अपॉन 3 प्लस 1। दूसरा ऐसे ही 3 इंटू ये है आपका 5, तो 3 इंटू 5 प्लस m2y1 मतलब 1 इंटू माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1। अब आगे यही सेम कोऑर्डिनेट ऑफ सी, 8 3 से कितना होता है 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 कितना हो गया 28 अपॉन 4, कॉमा 5 3 से 15, 15 माइनस 3 कर दो 12, 12 बाय यार नीचे भी प्लस ही होगा 12 बाय 4। तो ये देखो कैंसिल होके कितना आ रहा है भैया आपका, ये आ रहा है साफ साफ आप देख लो, ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स कितने बन गए, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 7, 3 और ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। अब एक तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ना सेक्शन फॉर्मूला से एक चीज डिफाइन होके आ रही है आपकी, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ध्यान रखना मिड पॉइंट थ्योरम नहीं कह रहा मैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला कह रहा हूँ। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला में पता है क्या हो जाएगा, एक छोटा सा चेंज है और आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो एक कोऑर्डिनेट हो गया ए, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया बी, ये x1 y1 x2 y2। यहाँ पे मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो अगर मान लो मिड पॉइंट फिक्स है, देखो अगर कोई एक लाइन होती है अगर उस पे मिड पॉइंट होता है तो यानी वो लाइन को इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, यानी इक्वल रेशियो में 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है भाई। इसका मतलब ये है, अगर आप ये सोचो x, y, इसका कोऑर्डिनेट आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपके पास m1 और m2 की वैल्यू तो फिक्स हो गई। जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए थे, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप एक बात सोचो, जब भी मिड पॉइंट निकालने के लिए आएगा तो एक बात तो आपको पहले क्लियर हो जाएगी कि भाई इनके जो रेशियो होंगे वो इक्वल हो 1:1, यानी m1 की वैल्यू ये m2 की वैल्यू ये। तो जो शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा ना आपका यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ पे 1 1 पुट करके देखो m1 की जगह, तो ऊपर आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो आप इसको ये लिख सकते हो x2 प्लस x1 अपॉन 2। दूसरा इसमें देखोगे तो ये बन जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप ये सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो व्हेन इट इज सेड कि मिड पॉइंट निकालना है। अगर आपको पता है रेशियो इक्वल है तो ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो, यानी इन कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ही हो गया एक तरह से x1 प्लस x2 बाई 2, यानी x की वैल्यू आपकी ये हो गई, y की वैल्यू यहाँ पे ये हो। तो ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो मैं अगर आपको बोलता हूँ कि एक कोऑर्डिनेट है 6,3, एक कोऑर्डिनेट है 4,-5, ये है A, ये है B। आपको मैंने अगर बोला कि इसका मिड पॉइंट निकाल के दिखाओ तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको x1 मानो, इसको x2 सॉरी y1, इसको x2 y2, ये अगर निकालना है तो x की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। इस x की वैल्यू x1 प्लस x2 यानी कि 6 प्लस 4, ये 6 प्लस 4 अपॉन 2 कर दो, दैट इज 6 and 4 10, ये बन गया 5। और y कैसे निकालोगे, 3 प्लस माइनस 5, 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, तो ये आपका -2/2 दैट इज -1। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए आपके, c के बन गए 5, -1। इट इज डन। ओके, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि यार ऐसा है, क्या कहते हैं, x1 y1, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x2, दिस इज y। अगर क्वेश्चन आता है आपका एक टाइप का
इसमें है क्वेश्चन टाइप ये है, फाइंडिंग द रेशो if coordinates are given। अब यहां उल्टा हो गया, पहले आपको रेशो दे रखा था, कोऑर्डिनेट निकालना था। इस बार आपको अगर रेशो निकालना है तो पता क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, स्टेप 1 टेक या लेट द रेशो बी k:1। हमेशा k:1 रेशो लिख दो। जब अननोन रेशो आपको पता नहीं है तो हमेशा k:1 लिखना ही लिखना है आपको। फिर उसके बाद पता क्या है, इक्वेट दी सेक्शन फॉर्मूला, equate the section formula with given coordinate। मतलब ये है कि आपको ना सेक्शन फॉर्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा, यहां तो बेशक लिख लो अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला एंड इक्वेट विद गिवन कोऑर्डिनेट। मतलब अब इसके बाद आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्मूले से जो आपने सीखा है। उसके बाद पता क्या है, अगर आपको इनमें से कोई एक भी कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, तो उसके सेक्शन फॉर्मूले में उसको अप्लाई कर दो और आपको के की वैल्यू मिल जाएगी, आपका आंसर बन जाएगा। अब ये जो मैंने इतनी बड़ी बात बोली, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो। आपकी बुक में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें क्या लिखा है, इन व्हाट रेशो डस द पॉइंट। आपको एक पॉइंट दे दिया कि ये जो पॉइंट है -4,6, ये एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट, ये ए एंड बी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ ये जो कोऑर्डिनेट है, ये इसको कौन से कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है। मतलब रेशो आपको निकालना है, ये कोऑर्डिनेट किस रेशो में डिवाइड करना है। तो आप पता क्या करोगे, लेट द रेशो बी k:1। मान लिया हमने कि k:1 में कर रहा है। अब आपका काम बहुत सिंपल है, आप ये क्या करोगे, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से ये आपका x1 होना चाहिए, ये y1 होना चाहिए, ये x2, ये y2, ये x और ये y। तो आप एक ही जगह अप्लाई कर दो, उसी से हो जाता है। x को अप्लाई कर लो क्योंकि x की वैल्यू है आपके पास, y की भी है, आपकी मर्जी है किसी को भी अप्लाई करो। x की वैल्यू इज इक्वल्स टू m1। अच्छा m1 है ना, रुको, हाँ, ये होता है आपका m1 और ये होता है आपका m2 अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। तो m1 इंटू x2, यानी कि अब देखो, पहले तो मैं यहाँ पे ये लिख के दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो m1 कितना है आपका k, इंटू x2 कितना है 3, प्लस m2 कितना है 1, और x1 कितना है -6 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब एक बात बताओ, ये x जो है वो तो गिवन है इस बार क्वेश्चन में -4, यानी इसको इक्वेट कर दो -4 से, यही तो निकाला है। इसको ब्रैकेट को लेके जाओ उधर, तो ये देखो इस साइड बन जाएगा लेफ्ट साइड में 3k -6, और राइट साइड में बन जाएगा -4k, क्योंकि -4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1 से भी, -4k -4। अब इस k को इधर ले आओ, 3k प्लस 4k इज इक्वल्स टू, ये इधर चले जाएगा 6 - 4 दैट इज 2। तो ये आपका देखो कितना आया, 7k इज इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। अगर 2/7 वैल्यू आई है ना, दैट मीन्स this implies the ratios are required ratio is 2:7। ध्यान रखना भाई, रिक्वायर्ड रेशियो क्या माना जाएगा, 2:7, यानी कि ये 2:7 रेशियो में है, क्योंकि एक्चुअल में ये ऐसा हुआ है k:1 इज इक्वल्स टू, ये जो आपका 2/7 आया ना, ये ऐसा है, तो इसको ऐसे मानना है। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2:7 रेशियो में बटेगा। अगर ये 5:3 होता तो 5:3। और एक चीज का ध्यान रखना, इफ साइड में नोट लिख लेना, इफ द रेशो कम्स इन नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स कि ये जो है ना, ये डिवाइड ही नहीं कर रहा है इसको। ये रेशो अगर नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना।
क्योंकि रेशोज नेगेटिव पॉसिबल होते ही नहीं है, तो ये कभी भी नेगेटिव रेशोज नहीं आएंगे। फ्रैक्शन में आ सकता है, अगर मान लो k की वैल्यू 5 आती तो आप 5:1 लिखते रेशो, फ्रैक्शन में आ रही है तो आप लिख ही दोगे, तो कभी नेगेटिव नहीं आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसमें बस थोड़ा लैंग्वेज का चेंज हो जाएगा, बट आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। तो आप आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 9 पे। एग्जाम्पल नंबर 9 को देखो। देखो पहली एक चीज आपको बता देता हूँ कि जब आप ये चैप्टर करते हो ना, तो आप पहले डायग्राम बना लो। बुक में आपको बेशक डायग्राम दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर एक बार आप डायग्राम बना लोगे ना, तो आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगी, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब देखो y एक्सिस की खासियत क्या होती है, वो कह रहा है कि कोई भी एक लाइन है उसको y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स आप अपने आप से लिख लो। क्या है कोऑर्डिनेट्स? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6, और जो दूसरा है वो है -1, -4। ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब देखो ये लाइन सेगमेंट जो है y एक्सिस से पास होते हुए जा रहा है, अगर ये यहाँ पे डिवाइड कर रही है y एक्सिस, तो आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि यार y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, y, क्योंकि हमेशा यहाँ पे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, और ये हो गया 0, y। आपसे अब ध्यान दो, पूछा क्या है? रेशियोज पूछे। तो अगेन ये पॉइंट बन गया A, ये पॉइंट मान लो B, ये वाला पॉइंट बन गया C, और k:1 लेट कर लो। तो आप पहले स्टेप करोगे, लेट द रेशियोज बी k:1, लेट द रेशियो बी k:1। अब ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ये x2 y2, दिस इज m1 m2। ये मैं नेमिंग इसलिए कराता हूँ ताकि आप कभी फॉर्मूला गलत वैल्यूज ना पुट कर दो, गलत गलत। तो अब यहाँ पे देखो आप सिंपल तरीके से, यहाँ पे अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। अब एक चीज का ध्यान रखना, आप यहाँ पे सिर्फ x वाला पुट करना, y वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। रीजन, अगर क्योंकि आपके पास y की वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर, अननोन वैल्यू है। आप या तो k की वैल्यू निकाल पाओगे या y की, तो आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? आप यहाँ पे निकालोगे k की वैल्यू ना, तो x वाला सेक्शन फॉर्मूला पुट करना है। तो कोऑर्डिनेट जो x होएगा वो कैसे निकलता है? m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट देख लो यहाँ पे कितना है, 0 है, इज इक्वल्स टू k m1 आपका k है, k इंटू देखो x2 कितना -1 है, प्लस m2 देखो कितना है 1 है, और x1 देखो कितना है 5 है, अपॉन k+1। अब देखो k+1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा ऑफ कोर्स। ये है -k और ये है आपका +5, तो यहाँ से आपको देखो k की वैल्यू कितनी मिलती है 5, क्योंकि ये इस -k को उधर भेज दिया मैंने, ये k इज इक्वल्स टू आपका बन गया 5। k अगर 5 है तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, देयरफॉर रेशियो विल बी 5:1। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसके अगले पार्ट में बोला ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये पॉइंट फाइंड करने की कह रहा है। एक तो आपके पास है ही 0, यानी y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब आप y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये वैल्यूज आ गई, k वाली वैल्यू आ चुकी है। तो अब आप y में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू आपको निकालनी है, m1 की जगह पुट कर दो। m1 कितना है आपका, अभी निकाला है आपने, 5 इंटू y2 कितना है, y2 है आपका -4 प्लस 1 इंटू ऐसी है -6, फिर इसके बाद अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 5 प्लस 1, तो ये बनेगा -20 -6 अपॉन 6, तो ये आपका बन रहा है -26/6, ये -13/3। तो आपका देखो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, वो आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आ गया 0, -13/3। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, रेशो आपने पता लगा लिया, डन। बस अब हमने ना कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ लिए, अब थोड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे ताकि हमें और क्लियरिटी हो जाए
कि कैसे कैसे हमें सिंपल लॉजिक लगा के आंसर्स निकालने हैं। फॉर्मूला तो यही यूज होने वाला है। अब आ जाओ आप लोग एक बार एग्जाम्पल नंबर 8 पे, देखना आप कैसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल 8 की। देखो इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में बंटना। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट में बंटना। यानी अगर कोई एक लाइन है, मैं बात कर रहा हूं एग्जांपल नंबर 8 की, इसमें बोल रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन थ्री इक्वल पार्ट्स। तो ना एक लाइन बना लो और उसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर एक लाइन तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी तो दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे भाई बीच में, राइट। आगे इसकी नेमिंग कर लो, ये ए बी है, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी। इसमें बोला है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। यानी कि ये जो मेन कोऑर्डिनेट्स हैं आपके लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये है 2, -2, एक है -7, 4। आपको ना इसने बोला है कि अब इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस निकालने, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब यहाँ पे ना एक बहुत कॉमन सेंस यूज होने वाली है, ध्यान देना। क्या आपको एक बात तो पता है कि ये ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। यानी AC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DB। अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं यानी कि 1:1:1 रेशो। अब बात आती है, आपने ऐसा तो कोई फॉर्मूला सीखा नहीं जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे निकाल लो। तो आप 1 बाय 1 निकालोगे। या तो आप D वाला पहले निकाल लो या C वाला। मैं पहले C वाला निकाल रहा हूं। अब मैंने C के कोऑर्डिनेट्स को अभी के लिए मान लिया x, y। ये कोऑर्डिनेट x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब एक चीज का ध्यान रखना, आप D को भूल जाओ। आपने C के निकालने ना कोऑर्डिनेट्स, तो आप ये देखो यहां से यहां तक कितना परसेंट है, यहां से लेके यहां तक कितना रेशो है। देखो 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये है 1। यानी कि AC और CB का जो रेशो है ना वो 1:2 होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं, ये दो इक्वल पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और ये आ गया आपका 1, राइट। अब आपके पास M1 की वैल्यू आ गई, आपके पास M2 की वैल्यू हो गई। अब आप इजीली सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। अब मैंने आपके बाद बार बार यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिख के दिखाए हैं, इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। M1 है आपका 1 × x2 7, यानी कि 1 × -7 प्लस 2 × M2 आपका 2 है, 2 × 2 अपॉन 1 + 2, कॉमा अगर मैं y की बात करूं 1 × 4 प्लस 2 × 2 × ये वाला -2 अपॉन 1 + 2। तो ये आपका बन जाएगा -7 + 4 अपॉन 3, और ये आपका बन गया 4 अपॉन 3। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि -7 + 4 होता है -3। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स ना ये बन गया -1, 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सी बात सोचना, ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया -1, 0। अब क्या D जो है वो इसका और इसके बीच का मिड पॉइंट नहीं है? ऑफ कोर्स है, 1:1 रेशो में। अब आप इस पार्ट को भूल जाओ, AC वाले को। आपको C और B के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, यानी D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब आप इसको एक तरह से ना, ये जो नेमिंग है इसको चेंज कर दो। इसको x1 ले लो, ये y1, और ये आपका x और y। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको सिखाया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या होंगे? x1 + x2, दैट इज x1 आपका -1 आ गया, -1 प्लस -7/2, कॉमा y1 0 प्लस y2 इज 4 अपॉन 2। कितना आ गया? तो ये D के कोऑर्डिनेट्स आप देख लो भाई कितने आ गए, साफ साफ -1 और -7 -8 होता है, -8/2 होता है आपका -4, और 0 + 4 इज 4 अपॉन 2, दैट इज 2। तो आपके D के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, C के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, D के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब किसी और के दिमाग में ये आएगा कि सर अगर मैं मिड पॉइंट ना यूज करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, जो ये चीज आपने लिखी है ना, इसमें बस एक चेंज ले आना।
ऊपर वाला, आप कर सकते थे ये भी कि आप ए डी को एक सेक्शन मान लो, क्योंकि अब आप डी का निकाल रहे थे ना, तो इसको आप मान लेते 1+1 2, यहां से 2:1 रेशियो बांट देते। जैसे आपने सी के कोऑर्डिनेट्स निकाले वैसे ही आप डी के भी ऐसे ही निकाल सकते थे, M1 ये मान के M2 ये मान के। बट जब हमको चीजें समझ में आ गई तो हम कॉमन सेंस लगा के शॉर्ट ही करेंगे थोड़ा क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऐसा सॉल्व हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एग्जाम्पल नंबर 10, एंड ये बोर्ड्स में काफी बार आया है, तो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। तो देखो एग्जाम्पल 10 में क्या है, ध्यान देना। इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी इनके कोऑर्डिनेट्स है आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो आप एक पैरेललोग्राम बना लो। और आपको एक बात तो पता ही है, थोड़ा पैरेललोग्राम में बड़ा बना देता हूँ। ए बी सी डी, जो आपको बात पता है वो ये है कि इसको हमेशा ऑर्डर में लिखना है, ऐसे नहीं कि ए बी सी डी ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे लिखो ए बी सी डी, या फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज। ए के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है 6,1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है देखो 8,2, सी के कोऑर्डिनेट्स 9,4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स P,3। राइट, आपको बोला है कि ये जो वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ P, आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब सुन के बहुत अजीब सा लग रहा होगा यार ये कैसे होगा, बट दिस इज सिंपल। अगर आप ध्यान दोगे, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे आप लिख दो लेट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट O। या आपने O पॉइंट लेट कर लिया जहां पे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इक्वल रेशियो में बांटना, 1:1 रेशियो में बांट देना। तो देखो कैसे, ये जो O है ना इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करोगे आप, इसको मान लो x, y, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जो AC लाइन है ना इसको आप सेपरेटली लो, टेकिंग AC। आप AC लाइन को ध्यान देना भाई, AC लाइन ली है मैंने, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लिखोगे टेकिंग AC इन विच O बाइसेक्ट इट, ठीक है। तो इस केस में कोऑर्डिनेट्स ऑफ O क्या आएंगे भाई, ये अगर लाइन मैंने देखो यहाँ पे बना दी ऐसे AC, ये ऐसी लाइन है मैंने इसको सीधा करके यहाँ पे बना दी, बीच में O आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, ये है 6,1 और ये था 9,4। अगर बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि 1:1 रेशियो में बांट रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से x की वैल्यू देख लो कितनी आएगी, 6 + 9/2 कॉमा सॉरी इतना इज इक्वल्स टू 15/2। y की वैल्यू देख लो 1 + 4/2 दैट इज 5/2। ये आ गई किसकी वैल्यू, ये आपके पास साफ साफ आ गई है इसकी वैल्यूज, x, y की वैल्यूज। अब दूसरी p की वैल्यू निकालनी है, ध्यान यही रखना, टेकिंग लाइन BD in which again O bisected, O bisect कर रहा है, ये लाइन मैंने BD ऐसे बना ली, BD का ये जो पार्ट है इसमें P,3 O। अब बात आती है O के कोऑर्डिनेट्स की, O के कोऑर्डिनेट्स अभी अभी आपने निकाले हैं भाई, ये चेंज थोड़े हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, एक ही तो पॉइंट है वो, दोनों पे सेम पॉइंट है वो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 15/2, 5/2 और इसके कोऑर्डिनेट आपके हैं 8,2। अब काम बहुत सिंपल हो गया, ये ना यहाँ पे आपको लगाना अगेन वही है भाई, ध्यान रखना, लगाओगे क्या, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाना है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x है, ये आपका y है, दिस इज x2, दिस इज y2। ये जो है ना d, इसको d लिखना है यार, ये b नहीं है,
और ये है आपका बी। ठीक है, नेमिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये डी है, ये आपका बी है। अब क्या करना है हमको, ध्यान देना, सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको देखो ये वाली वैल्यू निकाली ना एक्स वाली, तो एक्स वाली से ही लेना देना है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, x की जगह आपके पास क्या है, 15/2 इज इक्वल्स टू x1 की जगह क्या है p प्लस x2 की जगह क्या है 8/2। देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, 8 इधर चले जाएगा, p की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी। मिल गई आपको वैल्यू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ना यहाँ पे एक p की वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पे एक q की वैल्यू दे देंगे। उस केस में पता है आपको क्या करना पड़ेगा, y को भी इक्वेट करना। जैसे यहाँ पे सिर्फ x वाला यूज हुआ है, उसमें y वाला भी यूज हो जाएगा, आपको दोनों वैल्यूज मिलेंगे। दिस इज हाउ इट इज डन। इस चीज को सब ध्यान रखना, ये जो o है, o इसको भी तो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये जो डायगोनल है इसको 1:1 रेशियो में तो डिवाइड कर रहा है, 1:1। इसलिए मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगवाया। जैसे यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा था वैसे ही इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मेन तो प्रॉपर्टी वही यूज हो गई कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब 1:1 रेशियो में बांटते हैं। तो ये कुछ होमवर्क है 7.2 का, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी तो आप पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आप ये क्वेश्चंस तो इजीली कर लोगे। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर, अगर वीडियो बन सके तो मैं वीडियो बना दूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।